नमस्कार दोस्तों। हमारे बहुत से मित्र अक्सर ही पूछते हैं कि ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया क्या होता है, ये किस तरह से प्रेजेंट करता है, किन किन पेशेंट्स में होने का रिस्क या डर रहता है, इसके क्या लक्षण देखकर हमें समझना चाहिए और कैसे इसकी हमें रोकथाम और इलाज करना चाहिए। मित्रों, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है। इस मेडिकल कंडीशन में आपके ब्लैडर के अंदर जमा यूरिन के प्रेशर के प्रभाव से या आपके स्टूल यानी मल के द्वार में पड़े जमा मल के प्रभाव से कुछ ऐसे ऑटोनॉमिक सिग्नल्स निकलते हैं जो कि हमारे शरीर में फैलकर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से पेशेंट को सडनली तेज हेडेक जैसे थ्रॉबिंग या पाउंडिंग हेडेक महसूस होता है। सिर दर्द के अलावा कई बार घबराहट, पसीने आना, चेहरा लाल हो जाना और कानों में अलग अलग तरह की आवाज़ महसूस होना। इन सब सिम्टम से पेशेंट बहुत अनकंफर्टेड महसूस करते हैं। इसके अलावा बहुत से पेशेंट्स में दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप ब्लड प्रेशर बढ़ने से हमें बहुत सारी पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर इस ब्लड प्रेशर को सही समय से सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाए तो तेजी से बढ़ते ब्लड प्रेशर से दिमाग में नस फटने से सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट और हार्ट में होने वाली तकलीफों में हार्ट का एरिथमिया यानी एबनॉर्मल रिदम की प्रॉब्लम और हार्ट अटैक भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स में, खास तौर पे जिन पेशेंट्स में हाई कॉर्ड इंजरी रहती है यानी T6 लेवल से ऊपर, गर्दन के पीछे लगी चोटों में और ऊपर की छाती के पीछे लगी चोटों में ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया होने का रिस्क सबसे अधिक रहता है। तो सभी दोस्त जिनको C लेवल यानी सर्वाइकल लेवल की और D1 से D6 लेवल तक की इंजरीज होती है, ये सभी पेशेंट्स ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया के बारे में ज़रूर पढ़ें, अपने डॉक्टर से पूछें, जानकारी लें और हमेशा चौकन्ने रहें। इसके क्या क्या कारण होते हैं? इसका कारण प्रमुखतया एक पेनफुल स्टिमुलस होता है। ज़्यादातर केसेस में समय से CIC न करने से ब्लैडर फुल हो जाता है और ब्लैडर के अंदर बढ़े हुए प्रेशर से ये नॉक्शियस स्टिमुलस इस प्रोसेस को शुरू करता है। ब्लैडर की तरह अगर गुदा द्वार में भी स्टूल जम जाए, मल जम जाए और समय से न निकले, बहुत दिनों तक आपको कॉन्स्टिपेशन रहे, समय से मल नहीं पास किया, तो उसके प्रेशर के प्रभाव से भी इस तरह का डिस्कम्फर्ट और ऐसे पेनफुल सिग्नल्स निकल सकते हैं। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया की प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है और प्रिवेंशन के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया यानी AD, इसे आप AD कहें तो बहुत बेहतर रहेगा क्योंकि पूरा नाम ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया लेने में बहुत तकलीफ होती है और हमारे बहुत से मित्र अगर नहीं बोल सकते हैं तो उसको सिंपल AD, A फॉर ऑटोनॉमिक एंड D फॉर डिसरिफ्लेक्सिया कहकर इस संबोधित करें और इसका ध्यान रखें। AD की प्रिवेंशन के लिए सिम्टम्स का समझना और जानना बहुत जरूरी है। जब भी आपको घबराहट, पसीना, हेडेक, आंखों के आगे अंधेरा या अनइजीनेस की तकलीफ महसूस हो, दिल की धड़कन बढ़े या एबनॉर्मल हार्ट रिदम महसूस हो, उस समय पे तुरंत आप इस बात की शंका जाहिर करें कि आपके ब्लैडर के अंदर का प्रेशर अधिक है। अगर आपने CIC भले ही 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले किया तो भी एहतियात के तौर पर आप तुरंत कैथेटर डलवाकर अपने ब्लैडर को खाली कराएं। ब्लैडर खाली करने से जैसे ही ब्लैडर का प्रेशर और उससे निकलने वाले पेनफुल सिग्नल्स बंद होंगे, उतना जल्दी ही ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया कम हो जाएगा। इसके साथ साथ तुरंत ही आप कोशिश करें कि किसी को कहें कि आपको उठा के बिठा दें। दोस्तों, जैसे ही आप उठ के बैठते हैं आप पाएंगे कि आपका ब्लड आपके पैरों की तरफ फ्लो करता है और धीरे धीरे
60 से 70% ब्लड आपके लोअर लिम्स और पेल्विस में जमा हो जाता है। इसका प्रभाव ये होता है कि जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे आपके बैठते ही अपने आप कम होने लगता है। तो एडी के पेशेंट्स में आपको कौन सी पोजीशन अख्तियार करनी है? आपको उठ के बैठ जाना है। किसी के सहारे से आप अपने आप को बैठी अवस्था में ले आए और तुरंत ही CIC करके अपना ब्लैडर खाली कर लें या अपने केयरर से करवा लें। इसके बावजूद भी अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊंचा रहता है तो आप इस बात पे ध्यान दें कि क्या पिछले 1-2 दिनों में आप सही तरीके से स्टूल पास कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ दिनों से स्टूल या लैट्रिन ठीक से नहीं आई है तो हो सकता है कि गुदा द्वार के रास्ते में हार्ड इम्पैक्टेड फीसेस यानी स्टूल जमा हो गया हो। तो आप अपने केयरर या अटेंडेंट के थ्रू खूब सारी जेली गुदा द्वार में डालकर उन्हें चेक करने को बोलें और अगर स्टूल अंदर इकट्ठा हो तो जेली लगाकर धीरे धीरे उंगली डालकर उस स्टूल को धीरे धीरे डिसइम्पैक्ट करें। ये प्रोसेस बहुत स्लो करनी चाहिए और ये प्रोसेस करते हुए भी हर 3 से 5 मिनट में आपका ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ये स्टूल निकालने की प्रोसेस में बीपी और अधिक बढ़ने लगता है। अगर बीपी बढ़ने लगे तो आप कुछ देर के लिए ये स्टूल निकालने की प्रोसेस को रोक दीजिए। धीरे धीरे जब आपका बीपी सेटल होने लगे तो आप वापस स्टूल निकालने की या बाउल क्लियर करने की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो मित्रों, आपने समझा कि ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया या एडी एक पेनफुल स्टिमुलस से होता है और पेनफुल स्टिमुलस 80 से 85% केसेस में ब्लैडर और बाउल यानी मूत्राशय और गुदा द्वार से आता है। इसके अलावा आप अपने बेड सोर, कोई भी ऐसा शरीर का हिस्सा जहां कोई बोनी फ्रेगमेंट चुभ रहा हो, आपका इनग्रोइंग टोनेल्स, नाखूनों में होने वाली इन्फेक्शन, पैरों में होने वाली सूजन या डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, इसके लिए भी चेक करें। कहीं भी आपको शरीर के निचले हिस्से में किसी एरिया में कोई एब्नॉर्मल, कोई स्वेलिंग, गांठ, रेडनेस या पेनफुल कोई एरिया नजर आए तो तुरंत अपना ध्यान उस तरफ ले जाएं और डॉक्टर से सलाह करें। बहुत से पेशेंट्स महसूस करते हैं कि एडी के दौरान लगातार बीपी चेक करने से और पोजीशन सही करने से, ब्लैडर खाली करने से 3 से 5 मिनट में उनका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाता है और उनके सिम्टम्स सेटल हो जाते हैं। इस तरह की कंडीशन को दोस्तों माइल्ड एडी कहते हैं। इसमें किसी भी तरह की दवाई की ज़रूरत नहीं होती। समय से CIC करना, अपने आप को इन्फेक्शन से बचा के रखना और ब्लैडर को ओवरफुल न होने देना, इन चीज़ों से आप अपने आप को एडी से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 150/80 से ऊपर चला जाए, अगर आपका ब्लड प्रेशर कई घंटों तक नीचे न आए तो इस समय आपको अधिक वेट नहीं करनी चाहिए। तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह करें। ऐसे केसेस में डॉक्टर आपके ब्लैडर में एक कैथेटर डाल के रखते हैं ताकि ब्लैडर के कारणवश किसी भी तरह से एडी का प्रकोप न बढ़े। और उसके अलावा वो कुछ दवाइयाँ शुरू करते हैं जो कि शुरू में मुंह से दी जा सकती हैं, ज़बान के नीचे रखी जा सकती हैं, लेकिन अगर उसका प्रभाव सही न हो, उससे पूरा ब्लड प्रेशर या एडी के एपिसोड नहीं सेटल होता, तो उस केस में ग्लूकोज से, इंजेक्शन से कुछ दवाइयाँ देने और एडमिट करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो मित्रों, याद रखें, एडी एक पोटेंशियल मेडिकल इमरजेंसी है जिसका सही समय पर ध्यान रखना, उसको पहचानना, अपने आप को बचाना, उसके रेमेडियल मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप सीरियस सेरिब्रोवैस्कुलर यानी ब्रेन से रिलेटेड और कार्डियक यानी हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी मित्र इसके बारे में हमेशा पढ़ेंगे, समझेंगे और जागरूक रहेंगे। याद रखें, an ounce of prevention is more than a pound of cure। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारे प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। आपके अन्य प्रश्नों के साथ अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। नमस्कार।